केबिथ इन द क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम यूपी बोर्ड के 11th क्लास के मनोविज्ञान के भाग 2 यानी कि व्यवहारिक मनोविज्ञान के यूनिट नंबर 2 मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स का अध्ययन करेंगे। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स, जिसे अहम प्रतिरक्षा क्रिया तंत्र या मानसिक मनोरचनाएं भी कहते हैं, ये क्या होती हैं पहले हम इसको समझ लेते हैं। फ्रॉइड ने मन के 3 गत्यात्मक पहलू बताए हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड जिसका संबंध आवश्यकता पूर्ति से होता है, ईगो जो कि वास्तविकता से संबंधित होता है और सुपर ईगो जो कि नैतिकता से संबंधित होता है। कहते हैं कि हमारे ही अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। इड, ईगो और सुपर ईगो जो होते हैं, इनके बीच में संघर्ष होता है और इस संघर्ष में इनमें से जो भी विजयी होता है व्यक्ति उसी प्रकार का व्यवहार करता है। इड जो कि आवश्यकता पूर्ति से संबंधित होता है, उसे इससे कोई मतलब नहीं होता कि वो आवश्यकता कैसे पूरी की जाएगी। शुद्ध इड जो होता है वो छोटे बच्चों में होता है, क्योंकि जब व्यक्ति बड़ा होता है तो उसमें ईगो का विकास हो चुका होता है। ईगो भी आवश्यकता पूर्ति से संबंधित होता है, लेकिन वास्तविकता को ध्यान में रख कर कि हमारे आसपास का माहौल कैसा है उस हिसाब से हम आवश्यकता की पूर्ति करेंगे। सुपर ईगो हमें सही और गलत का फर्क बताता है। जैसे हम ज़मीर या अंतरात्मा कहते हैं तो वो सुपर ईगो होता है और इसका संबंध नैतिकता से होता है। इन तीनों के बीच में संघर्ष मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ कि जैसे एक व्यक्ति एक पार्टी में गया और वहाँ बहुत अच्छे चांदी के चम्मच हैं। अब वो व्यक्ति बच्चा होता तो वो आवश्यकता पूर्ति यानी कि उसका मन हो रहा है कि वो चांदी के चम्मच उसे पसंद है तो वो चांदी के चम्मच ले ले। छोटा बच्चा होता तो वो आराम से वो चम्मच उठा के रख लेता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको चीज़ पसंद आई है तो वो अगर ले रहा है तो कोई उसके लिए वो गलत है कि सही है, ये इस चीज़ को बच्चा नहीं समझता। ईगो व्यक्ति जो होता है वो चम्मच उसे पसंद आए, वो लेना भी चाह रहा है, लेकिन ईगो क्या कहता है कि अभी समय नहीं है। वास्तविक स्थिति क्या है कि 4 लोग देख रहे हैं और वो चोर कहेंगे मुझे, इसलिए अभी चम्मच मत चुराओ। ये चम्मच कब चुराओगे? जब कोई नहीं देख रहा होगा, ईगो कहता है। लेकिन सुपर ईगो कहता है कि चोरी करना गलत बात है, चम्मच दूसरे के हैं और उसे नहीं चुराना चाहिए। अब यहाँ पर जो संघर्ष होगा उस संघर्ष में अगर सुपर ईगो जीत जाएगा तो व्यक्ति चोरी नहीं करेगा, लेकिन अगर ईगो जीतेगा तो व्यक्ति नज़र बचाकर उस चम्मच को रख लेगा। यहाँ पर इड ईगो सुपर ईगो के बीच में संघर्ष होता है और वो जीतता है। जो भी जीतता है उनमें से व्यक्ति उसी प्रकार का व्यवहार करता है। तो जो हमारा ईगो होता है वो हमारे व्यक्तित्व का केंद्र होता है और जब भी व्यक्ति किसी ऐसी सिचुएशन का सामना करता है जो कि हमारे अंदर अंतर्द्वंद या कुंठा उत्पन्न करती है, यानी हमें फ्रस्ट्रेशन देने वाली परिस्थिति होती है, तो ऐसी स्थिति में ईगो को ठेस लगती है और ईगो जो होता है वो असुरक्षित हो जाता है। जैसे व्यक्ति चम्मच उठा के रख रहा है और उस समय उसको कोई देख ले तो क्या होगा? उसका ईगो हर्ट होगा कि मैं पकड़ा गया। तो ईगो जो होता है जब हर्ट होता है तो ईगो की रक्षा के लिए व्यक्ति क्या करता है? विभिन्न मनोरचनाओं का प्रयोग करता है। तो ये जो मनोरचनाएं होती हैं या मेंटल मैकेनिज्म्स जो होते हैं, इनके प्रयोग करने से जहाँ एक ओर ईगो की रक्षा होती है वहीं दूसरी ओर व्यक्ति अंतर्द्वंद से बच भी जाता है। हम परिभाषा देख लेते हैं कि ब्राउन के अनुसार मनोरचनाएं वे चेतन और अचेतन प्रतिक्रियाएं हैं जिनसे आंतरिक अंतर्द्वंद कम हो जाता है या समाप्त हो जाता है। तो मनोरचनाएं क्या हैं? चाहे चेतन स्तर पर इस्तेमाल की जा रही है चाहे अचेतन स्तर पर। कई बार व्यक्ति को पता होता है कि वो मनोरचना का प्रयोग कर रहा है और कई बार अचेतन स्तर पर ये घटित होती हैं। चाहे चेतन स्तर पर हो चाहे अचेतन स्तर पर, इन मनोरचनाओं के प्रयोग से जहां एक और व्यक्ति का फ्रस्ट्रेशन और उसका कॉन्फ्लिक्ट अंतर्द्वंद कम हो जाता है, वहीं दूसरी ओर ये भी हो सकता है कि वो अंतर्द्वंद समाप्त हो जाए। मनोरचनाएं 2 प्रकार की होती हैं, ऐसा जे.एफ. ब्राउन ने बताया है।
ये मनोरचनाएं कौन सी दो प्रकार की होती हैं? एक प्रधान मनोरचनाएं और दूसरी गौड़ मनोरचनाएं। प्रधान मनोरचनाएं वे मनोरचनाएं होती हैं अंतर्द्वंद वाली परिस्थिति का समाधान स्वयं करती हैं, और ये जो समाधान होता है वो बहुत ही साइंटिफिक ढंग से होता है, वैज्ञानिक ढंग से होता है। गौड़ मनोरचनाएं वे मनोरचनाएं होती हैं जो कि अंतर्द्वंद को खुद तो दूर नहीं करती, यानी उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती कि वह अंतर्द्वंद को दूर करें, लेकिन वो जो मुख्य मनोरचनाएं होती हैं यानी कि प्रधान मनोरचनाएं, इनके एक सहायक के रूप में कार्य करती हैं। प्रधान मनोरचनाएं कौन कौन सी हैं देख लेते हैं हम। दमन, शमन, अंतर्बाधा, प्रतिगमन, रूपांतरण, उन्नयन, प्रतिक्रिया निर्माण, युक्तिकरण। और गौड़ मनोरचनाएं जो आज हम पढ़ेंगे वो हैं तादात्म्यकरण, प्रक्षेपण, अंतःक्षेपण, स्थानांतरण, विस्थापन, क्षतिपूर्ति, दिवा स्वप्न यानी कि कल्पना तरंग, और वास्तविकता से अस्वीकरण। अब हम एक एक करके इनका अध्ययन कर लेते हैं। इनको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और आप ये समझने की कोशिश करिएगा कि हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में किस प्रकार से इन मनोरचनाओं का प्रयोग करते हैं। और ये वास्तविकता है कि हम सभी अपने जीवन में इन मनोरचनाओं का प्रयोग कम या ज़्यादा मात्रा में करते हैं। जब हम कम मात्रा में इसका प्रयोग करते हैं, जो भी मनोरचनाएं हैं उनका प्रयोग करते हैं, तो हम एक तरह से अपनी पर्सनालिटी को स्वस्थ रखने का प्रयास कर रहे होते हैं। लेकिन जब इन मनोरचनाओं का प्रयोग बहुत ज़्यादा होने लगता है, अति हर चीज़ की बुरी होती है, तो जब ये जो मैकेनिज़म्स हैं, मेंटल मैकेनिज़म्स, इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो व्यक्ति धीरे धीरे एबनॉर्मेलिटी की तरफ जाने लगता है, असामान्यता की तरफ जाने लगता है। सबसे पहली मनोरचना है दमन, जो कि एक मुख्य मनोरचना है। इसमें व्यक्ति की जो भी दुखद और असहनीय स्मृतियाँ होती हैं, यानी व्यक्ति अपने जीवन में विभिन्न कटु अनुभवों का या ऐसी इच्छाएं होती हैं जो कि व्यक्ति के लिए, खुद के लिए या समाज के लिए घातक हो सकती हैं। तो ऐसी जो इच्छाएं या व्यक्ति की स्मृतियां जो दुखद होती हैं या उसके कटु अनुभव होते हैं, वो अचेतन मन में चले जाते हैं, ठीक है। और व्यक्ति को पता नहीं चलता, व्यक्ति को इसके लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती, बिना प्रयास के ही ये अचेतन में चले जाते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल फ्रॉयड महोदय ने खुद दिया था कि वो एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने के लिए गए और उनको याद ही नहीं आया कि उन्हें किस जगह का टिकट लेना है। जब उन्होंने दिमाग पर काफ़ी जोर दिया तो उन्हें स्टेशन का नाम याद आया, रोजविले। और फिर उन्हें विश्लेषण किया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि उन्हें स्टेशन का नाम याद नहीं आया। तो उनको फिर ये समझ में आया कि स्टेशन का नाम काफ़ी कुछ उनकी बहन के नाम रोज़मेरी से मिलता था, और उस बहन से वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। तो दोनों नामों में समानता के कारण वो स्टेशन का नाम भूल गए थे। तो यहाँ पर दमन मनोरचना का इस्तेमाल हुआ था। शमन, दमन में व्यक्ति को पता नहीं चलता और उसकी जो अप्रिय घटनाएं या दुखद यादें होती हैं वो अचेतन में चली जाती हैं। लेकिन शमन में व्यक्ति जानबूझकर, यानी उसको पता होता है, व्यक्ति जानबूझकर अपनी जो दुखद घटनाएं या कष्टकारी अप्रिय अनुभव होते हैं उनको जानबूझकर अपनी चेतना से निकाल देता है, तो इसे शमन कहते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहा है और किसी से उसका झगड़ा हो गया या बहस हो गई, तो वो जानबूझकर अपने मन से उस बात को निकालने देगा कि यहाँ पर हम अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय चलो इस चीज़ को दिमाग से निकालो और अपने इंटरव्यू पर फोकस करो। तो ये क्या है? शमन है। अंतर्बाधा, इस मनोरचना में कोई भी कार्य या व्यवहार दूसरे या कार्य व्यवहार में अवरोध उत्पन्न करता है, यानी एक काम या एक व्यवहार दूसरे काम या व्यवहार में बाधा उत्पन्न करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। और ये अवरोध या बाधा दो प्रकार की होती है। जब बाद की घटनाओं के कारण पहले की घटनाएं व्यक्ति भूल जाता है तो उसे पृष्ठोन्मुख अंतर्बाधा कहते हैं, और जब पहले की घटनाओं के कारण बाद की घटनाओं को व्यक्ति भूल जाता है या उसे वो याद नहीं आती हैं तो इसे अग्रोन्मुख अंतर्बाधा कहते हैं। प्रतिगमन, प्रतिगमन का अर्थ होता है पीछे की ओर लौटना। पीछे की ओर लौटना से मतलब बचपन में लौटना। एक बड़ा व्यक्ति बाल्यावस्था की तरह हरकतें या क्रियाएं करता है तो
तो ये क्या है, प्रतिगमन, यानी बाल्यावस्था की ओर लौटने की प्रवृत्ति। लेकिन ये प्रवृत्ति क्यों है, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए। तो एक तरह से ये एक पलायन है जिसमें व्यक्ति को समस्या का हल प्राप्त नहीं होता, बल्कि वो क्या करता है, उस समस्या से दूर भागता है, यानी वास्तविकता से दूर भागता है और बच्चों की तरह हरकतें करता है। उदाहरण के लिए एक बच्चा जो घर में है और उस घर में एक और बच्चे का जन्म होता है, तो जो नवजात शिशु होता है वो सबके आकर्षण और ध्यान का जो होता है वो केंद्र हो जाता है और सारे लोग उसकी तरफ ध्यान फोकस करते हैं। तो जो पहला बच्चा होता है वो दूसरे लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, सबका लाड़ प्यार पाने के लिए इस प्रकार के प्रतिगमन मनोरचना का प्रयोग करता है। ऐसे स्थिति में हो सकता है कि वो बॉटल से दूध पीने के लिए जिद करने लगे कि नहीं, मुझे ग्लास से नहीं पीना है, मुझे बॉटल से दूध पीना है, या अंगूठा चूसने लगे या फिर तुतलाने लगे। तो ये प्रतिगमन का उदाहरण है। रूपांतरण, इस मनोरचना में व्यक्ति के जो भी अंतर्द्वंद जो दमित हो जाते हैं अचेतन में, वो शारीरिक रोगों के क्रियात्मक लक्षणों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी व्यक्ति के जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं या उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है या अंतर्द्वंद जो है वो शारीरिक रोगों के रूप में रूपांतरित हो जाता है। ये जो लक्षण है ये गत्यात्मक भी हो सकते हैं, यानी चलने फिरने से संबंधित, हाथ पैर की मूवमेंट से संबंधित, विभिन्न प्रकार के शारीरिक बीमारियां भी हो सकती हैं या फिर ज्ञानेंद्रियों से संबंधित बीमारियां भी हो सकती हैं। और रूपांतरण को संक्षेप में बीमारी की तरफ पलायन कहेंगे, यानी फ्लाइट टू सिकनेस। जैसे एक औरत थी जिसके सूंघने की क्षमता समाप्त हो गई थी और डॉक्टर को जब दिखाया गया तो डॉक्टर उसके शारीरिक कारण पता नहीं लगा पाए, मतलब उनके हिसाब से तो महिला बिल्कुल ठीक थी। लेकिन जब उसका फिर विश्लेषण किया गया तो ये पाया गया कि उस महिला को ये शक था कि उसका बेटा ड्रिंक करता है। लेकिन दूसरी ओर चूंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी तो उसे इस बात का विश्वास था कि उसका बेटा ऐसा कर नहीं सकता। तो जब उसने सोचा कि जब मेरा बेटा रात में घर आएगा तो मैं उसका मुंह सूंघ के पता लगाऊंगी कि वो ड्रिंक करता है कि नहीं। लेकिन जब उसने बेटे को सूंघने की कोशिश की तो उस समय चूंकि उसके मन में अंतर्द्वंद था। अंतर्द्वंद क्या था, एक तरफ उसे विश्वास था कि उसका बेटा ऐसा नहीं कर सकता, दूसरी ओर से शक भी था कि शायद वो ड्रिंक करता है। तो ये जो कन्फ्लिक्ट था, इस कन्फ्लिक्ट के कारण जो है एक शारीरिक बीमारी उसके अंदर उत्पन्न हुई, यानी उसके सूंघने की क्षमता समाप्त हो गई। उन्नयन यानी कि उदात्तीकरण, इस प्रकार की मनोरचना में जो हमारे अचेतन अंतर्द्वंद होते हैं उनका समाधान रचनात्मक कार्यों के द्वारा होता है। यानी व्यक्ति अगर किसी एक क्षेत्र में असफल होता है तो वो दूसरा कुछ रचनात्मक कार्य करने लगता है। प्रेम के क्षेत्र में जब बहुत सारे लोग असफल होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, कवि या संगीतकार बन जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की और महाकवि कालिदास जो कि पहले निरक्षर थे और बाद में उन्होंने अपनी पत्नी से अपमानित होकर कवि बने और महाकवि कालिदास कहलाए और रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे रचनाएं की। प्रतिक्रिया निर्माण, इस मनोरचना में व्यक्ति अपनी अंतर्निहित इच्छा के बिल्कुल विपरीत व्यवहार करता है, यानी उसके अंदर जो विचार होते हैं, जैसा उसका सोच होती है, उसके ठीक अपोजिट व्यवहार वो करता है। जैसे बहुत सारा काला धन कमाने वाले लोग काफ़ी सारा धन चंदा के रूप में देते हैं या फिर दान पुण्य करते हैं। वैसे तो वो काली कमाई कर रहे होते हैं, ब्लैक मनी, और उनकी इच्छा होती है और ज़्यादा उनके पास पैसा हो, लेकिन इसको छुपाने के लिए वो इसके ठीक विपरीत व्यवहार करते हैं, यानी काफ़ी चैरिटी करते हैं। युक्तिकरण, इस मनोरचना में व्यक्ति अपने आप को सही ठहराने के लिए कुछ झूठे कारण प्रस्तुत करता है, यानी झूठे तर्क देता रहता है, क्योंकि उसको मालूम होता है कि उसके कुछ काम ऐसे हैं जो कि समाज की दृष्टि में उसकी प्रशंसा नहीं की जाती, यानी समाज जो है उनको मान्यता नहीं देता और स्वयं व्यक्ति की नज़र में भी वो बहुत अच्छे नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने ईगो को बचाने के लिए और समाज में दूसरे लोगों में या फिर अपने जो साथ में रहने वाले लोग हैं उन लोगों के मन
मन में अपने सम्मान को बनाए रखने के लिए उसके बारे में कुछ अच्छे कारण देता है। ऐसे काम जो वो कर चुका है या ऐसे काम जो वो कर रहा है या फिर भविष्य में वो करेगा, इन सभी तरह के कामों के लिए वो कुछ अच्छे तर्क देकर उसे सही ठहराने का प्रयास करता है ताकि अपने ईगो को हर्ट होने से बचा सके। ये जो तर्क होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। अंगूर खट्टे हैं प्रकार, यानी सार ग्रेप्स टाइप। जब व्यक्ति किसी वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाता तो वो क्या करता है, उस वस्तु में ही दोष निकालने लगता है। जैसे नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, सुना ही होगा आप लोगों ने, ये भी सुना होगा। लोमड़ी जब अंगूर को नहीं प्राप्त कर पाई तो उसने कहा ये अंगूर खट्टे हैं और मेरे किसी काम के नहीं, इसलिए मैं इन्हें खाना नहीं चाहती। व्यक्ति उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाया लेकिन उस वस्तु में ही वो कमी निकालने लगा, जबकि वो चाहता है कि उस वस्तु को वो प्राप्त करे। उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति जो है, अगर उसे कोई नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी प्राप्त करने के लिए वो जाता है, इंटरव्यू देता है या एग्जाम देता है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिलती तो वो तर्क देने लगता है मुझे तो वो नौकरी करनी ही नहीं थी, वो बहुत कम वेतन था या वहाँ पे भ्रष्टाचार था, घूस देनी पड़ रही थी, इसीलिए मैं वो नौकरी नहीं करना चाहता। तो व्यक्ति उस वस्तु में दोष निकालने लगा। दूसरा है स्वीट लेमन टाइप, यानी नींबू मीठे हैं। इसमें व्यक्ति उस चीज़ को प्राप्त तो करना चाहता है लेकिन जब वो प्राप्त नहीं कर पाता तो जो चीज़ उसके पास है, भले ही वो छोटी है या कम मूल्यवान है, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर, यानी उसको बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल सिद्ध करने की कोशिश करता है। जैसे व्यक्ति चाहता तो है कि वो भी खूब बड़े महल में रहे, खूब बड़े घर में रहे, बहुत अच्छे से रहे, शानो शौकत से, लेकिन जब उसके पास वो चीज़ें नहीं होती तो व्यक्ति तर्क देता है मेरी झोपड़ी तो महल से भी अच्छी है, या दूसरों की चोपड़ी रोटी से अच्छी अपनी सूखी रोटी है। इस प्रकार के तर्क देता है। अब हम बात करते हैं गौड़ मनोरचनाओं की। ये मनोरचनाएं मुख्य रूप से जो प्रधान मनोरचनाएं होती हैं उनके एक टूल के रूप में या साधन के रूप में उपयोग में आती हैं। सबसे पहली मनोरचना है तादात्म्यीकरण। इस मनोरचना में व्यक्ति अपने व्यवहार को या खुद अपने आप को या अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं, क्रियाएं हैं, उनको किसी अन्य व्यक्ति की तरह बनाने का प्रयास करता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो हीरो हीरोइन के बातचीत के ढंग, उनके स्टाइल, उनके हेयर स्टाइल, उनके कपड़ों आदि के तरीके को अपनाने लगते हैं, उनकी तरह से वो करने लगते हैं। प्रक्षेपण। इस मनोरचना द्वारा व्यक्ति अपने दोषों या कमियों को दूसरों पर आरोपित करता है और ऐसा करके वो संतोष का अनुभव करता है। यानी कमी स्वयं में है लेकिन उस कमी का आरोप व्यक्ति दूसरे पर लगाता है, जिसको बोलते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वही वाला एग्जाम्पल। उदाहरण के लिए एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति अक्सर ये कहता है कि बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया, जबकि वो व्यक्ति स्वयं भ्रष्ट है। एक कैरेक्टरलेस व्यक्ति अपनी पत्नी के कैरेक्टर पर अगर दोषारोपण करे तो ये जो है प्रक्षेपण कहलाएगा। अंतःक्षेपण, इसे फ्लाइट टू इटसेल्फ कहते हैं, यानी कि इसमें व्यक्ति अपने आप से दूर चला जाता है। अपने आप से दूर यानी कि व्यक्ति किसी दूसरी चीज़ को, किसी दूसरे व्यक्ति को अपना अंग समझने लगता है, अपने आप को समझने लगता है। जैसे एक व्यक्ति किसी दूसरे के दुख में इतना ज़्यादा दुखी हो जाए कि उसके दुख को अपना ही दुख समझने लगे, तो ये क्या है? अंतःक्षेपण। स्थानांतरण, इस मनोरचना के द्वारा व्यक्ति अपने प्रेम या अपने घृणा को किसी दूसरे व्यक्ति पर स्थानांतरित कर देता है। उदाहरण के लिए एक लड़की अपने पिता से घृणा करती थी, जब उसकी शादी हो गई तो उसका जो घृणा थी वो पिता से स्थानांतरित होकर पति पर चली गई और अब वो अपने पति से घृणा करने लगी। तो ये स्थानांतरण का उदाहरण है। विस्थापन, इस मनोरचना में किसी विचार या वस्तु से संबंधित संवेग होता है, वो किसी अन्य वस्तु या विचार पर स्थानांतरित हो जाता है। यानी व्यक्ति का जो संवेग होता है वो किसी और व्यक्ति से रिलेटेड होता है लेकिन किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति पर स्थानांतरित हो जाता है। जैसे कहते हैं गिरे गधे से लड़े कुम्हार से। ये जो मनोरचना होती है इसमें जनरली किसकी ओर उन्मुख होती है? ये जो मनोरचना होती है ये प्रायः कम कष्टदायक या तटस्थ व्यक्तियों या वस्तुओं की ओर उन्मुख होती है। यानी व्यक्ति जानता है कि मैं अपना विस्थापन जिस व्यक्ति या वस्तु की ओर कर रहा हूँ वो कमज़ोर है, उसकी ओर
ये मनोरचना विस्थापित होती है या उन्मुख होती है। विस्थापन जो होता है वो वस्तु की ओर भी हो सकता है, किसी अन्य व्यक्ति की ओर भी हो सकता है और स्वयं खुद अपनी ओर भी हो सकता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति को ऑफिस में उसके बॉस ने डांटा। अब बॉस तो पावरफुल है तो व्यक्ति अपने बॉस को तो नहीं डांट सकता, घर पे आके क्या करता है, अपनी पत्नी को डांटने लगता है। अब पत्नी पति को नहीं डांट सकती तो वो बच्चों को डांटने लगती है। अब बच्चा जो है वो क्या करता है, वो अपना खिलौना तोड़ देता है। तो यहाँ पर क्या है, संवेग क्रोध का है जो कि एक दूसरे पर विस्थापित हो रहा है। और यहाँ आपने ये भी देखा कि विस्थापन किस पर हो रहा है, विस्थापन अपने से कमजोर व्यक्ति या वस्तु पर हो रहा है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि स्वयं पर विस्थापन हो जाए, स्थिति में व्यक्ति क्रोध में अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है। ये था विस्थापन। अब हम बात करते हैं क्षतिपूर्ति की। इस मनोरचना में व्यक्ति अपनी कमियों या दोषों की पूर्ति किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करके करता है। ये क्षेत्र वही हो सकता है जिसमें व्यक्ति में कमी है या फिर किसी अन्य क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त कर सकता है। जैसे एक पढ़ाई में कमज़ोर छात्र मेहनत करके कक्षा में एक स्थान प्राप्त करता है तो यह क्षतिपूर्ति का उदाहरण है। और बच्चे ने उसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है जिस क्षेत्र में वो कमज़ोर था, जिसमें उसमें कमी थी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पढ़ाई में कमज़ोर छात्र हो और वो बहुत अच्छा प्लेयर बन जाए, यानी बहुत अच्छा खिलाड़ी बन जाए। तो ऐसी स्थिति में वो पढ़ाई की जो क्षतिपूर्ति है, पढ़ाई की जो कमी है, उसकी पूर्ति खेल के रूप में करता है। ये क्षतिपूर्ति का उदाहरण है। कल्पना तरंग या दिवा स्वप्न। इस मनोरचना में व्यक्ति जो भी असफलता प्राप्त होती है उसे, तो उस असफलता के कारण जो भी फ्रस्ट्रेशन होता है, उस फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए कल्पना का सहारा लेता है। और व्यक्ति बहुत सारे दिवा स्वप्न देखता है और कल्पना करता है कि वो अपनी सारी असफलताओं को दूर करके अपने सारे लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है। जैसे एक व्यक्ति निर्धन है तो वो अपने कल्पना में अपने आप को एक धनी व्यक्ति के रूप में देख सकता है और बहुत सारी चीज़ों की कल्पना कर सकता है जो उसके पास मौजूद होंगी, और जबकि वास्तविकता में ये चीज़ें उसके पास नहीं है। वास्तविक अस्वीकरण। इस मनोरचना में व्यक्ति अप्रिय वास्तविकता से बचने के लिए उससे मुंह फेर लेता है, यानी कि उसे अस्वीकार कर देता है। जैसे कबूतर जो होता है, जब बिल्ली उसके सामने आती है तो वो आंखें बंद कर लेता है और सोचता है कि बिल्ली उसके सामने नहीं है, जबकि बिल्ली उसके सामने है, लेकिन आंखें बंद करके वो वास्तविकता से मुंह फेर लेता है। इसी प्रकार से शुतुरमुर्ग जब तूफान आता है रेतीला, तो वो अपना रेत में मुंह छुपा लेता है और सोचता है कि तूफान नहीं है, जबकि वास्तविकता में तो तूफान है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति अपने बूढ़े और बीमार पिता के लिए कहे कि अभी तो इन्हें बहुत दिन तक जिंदा रहना है, जबकि वो व्यक्ति स्वयं भी जानता है कि उसके पिता बहुत दिन तक नहीं जिएंगे। क्यों? क्योंकि वो बूढ़े भी हैं और बीमार भी हैं और डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। तो ये क्या है? ये वास्तविक अस्वीकरण है। तो आज के इस वीडियो में हमने प्रधान और गौड़ दोनों तरह की विभिन्न मनोरचनाओं का अध्ययन किया, और ये मनोरचनाएं यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म्स जो कि हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में प्रयोग करते रहते हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। धन्यवाद।